रहेगा कि आपको बटैया नाम का जो पूरक पद्य है उसका हमने बहुत अच्छे से सॉन्ग सुन लिया है। तो उस पोएम में जो भी बताया है सारांश बहुत अच्छे से सॉन्ग के जरिए आपको पता चला होगा। भारत भूमि के दर्शन आपने अच्छे से किए होंगे, बल्कि आप यहाँ रहते हो, आपको मोस्ट ऑफ पता है सब बातें। फिर भी आज हम लोग पूरक पठन करने वाले हैं पद्य विश्लेषण में, पद्य भाग का। तो उसमें से मुझे लगता है पूरक पठन का आपने अगर इंडेक्स देखा होगा तो आपको 2 ही पद्य करने हैं पूरक पठन के। तो आज हम लोग थोड़ा-सा ये देखते हैं अपना पेपर पैटर्न 80 नंबर का जो हमारा रोज का सेशन ऑनलाइन शुरू है। हमें 80 नंबर के पेपर को कैसे स्कोर करना है और अच्छे कैसे नंबर लाना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना है और अच्छा मार्किंग कैसे करना है, इसलिए हमारे ये सेकंड शुरू है। मुझे लगता है लास्ट में हम लोगों ने पद्य विश्लेषण का किया था, विभाग 2 सेशन का पहला सेशन कंप्लीट हो गया है, दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी तीसरे सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि पूरक पठन जो तीसरा विभाग है अपने 80 नंबर के पेपर पैटर्न में, जो कि 8 नंबर के लिए तीसरे विभाग में प्रश्न आने वाले हैं पूरक पठन में से। कल आपको सर ने बता दिया है कि 8 नंबर का जो 8 अंक का जो क्वेश्चन आने वाला है पूरक विभाग का, उसमें से जो अ नंबर का है वो 4 नंबर का है और आ है वो 4 नंबर का है। तो आपने अगर देखा रहेगा कल का सेशन तो आपको पता रहेगा कि 4 नंबर में अ में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ जो गद्य के पाठ है 2, केवल 2 ही 2 4 पाठ है गद्य के 2 और पूरक पठन में पद्य के 2। इसे केवल 4 पाठ आपको अच्छे से करने हैं और उसमें से आपको 8 अंक प्राप्त करने हैं। तो ज़्यादा पूरक पाठ है ही नहीं, आपका डिनर लेसन जो पूरक पठन था वो कैंसिल हो चुका है, तो बच जाते ही 4 ही हैं। तो 4 में से हमें 8 के 8 नंबर लाने हैं, 4 पाठों में से 4 पाठ पाठ की पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से नंबर आपको ज़रूर आ जाएगा। विभाग 4 है जो भाषा अध्ययन है, व्याकरण है, ग्रामर सेशन के ऊपर है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अभी भी आपके दोस्त अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उनको प्लीज बता दिए, हम लोग 4 विभाग तक आकर पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में ग्रामर सेशन का मैं अलंकार और ये लेने वाली हूँ, मुहावरे लेने वाली हूँ। तो मुझे लगता है ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है और आसानी से आपको 2 मिनट में खाली अलंकार का नाम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तथा दूसरा है मुहावरे, उसके लिए भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे 4 नंबर आपको आसानी से कैसे मिल जाएंगे, ये हम नेक्स्ट मंगलवार के लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी हम खाली पूरक पठन का जो है आ विभाग है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें पहले मैं इंडेक्स में से आपको बाइफरकेशन करने के लिए लास्ट टाइम ही मैंने बता दिया था। अगर बच्चों आपने नहीं किया है तो फिर से एक बार कर दीजिए। बाइफरकेट करते समय आपको यही करना है कि हमारे जो 6 पोएम है उनको एक साथ में उनकी कृतियाँ करनी है, उनका पद्य विश्लेषण लिखना है अपने इंडेक्स में। ऐसे बाइफरकेट करके ही लिखो, पद्य के विभाग अलग लिखना है, गद्य के विभाग अलग लिखना है और पूरक पठन के अलग करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने जब जो पहला विभाग हमने लिया था तब मैंने आपको इसका बता दिया था कि गद्य विभाग में कौन-कौन से चैप्टर आने वाले हैं और उनका इंडेक्स मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। उसके बाद पद्य का आने के बाद 6 पोएम केवल है आपको वो भी मैंने बता दिया था। अभी हम लोग आज पूरक पठन देखने वाले हैं, तो दूसरा नंबर का जो चैप्टर दिया है डिनर, वो पूरक पठन अभी कैंसिल है 25% में। जो सिलेबस कट हुआ है उसमें ये कैंसिल पार्ट हो गया है। फिर से एक बार बता देती हूँ क्योंकि कई बच्चे बीच-बीच में ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हैं, कई ज्वाइन ही नहीं करते हैं। तो फिर आपको फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि ये पूरक पठन कैंसिल हो गया है। तो आज हम लोग को केवल 12 नंबर का जो गज़लें हैं पहली इकाई में से, पूरक पठन, यह हमें देखना है। आदम गोडवी इस रचनाकार है, इनके गज़लें नाम के पोएम के एक पद्य है और दूसरा हमें पूरक पठन में आमे पद्य ही आने वाले हैं, 2 पद्य हैं, एक गज़लें हैं और दूसरा बटोहिया है, जो हमने अभी पोएम जो हमने सुनी है। तो ये बटोहिया पोएम भी बहुत अच्छे से हैं, रघुवीर नारायण सिंह इसके रचनाकार है, राइटर है। तो हमें आज ये केवल 2 ही पूरक पठन के पद्य विभाग में से देखने हैं और हमें 4 नंबर प्राप्त करने हैं बोर्ड के 80 नंबर के पेपर में। और कल जो अ विभाग आपने देखा है उसमें भी 4 नंबर आपको मिलेंगे, तो केवल 8 नंबर का ये पूरक पठन का हमें पढ़ाई करना है। तो इसमें से जो कैंसिल चैप्टर है एक बार फिर से स्क्रीन दिखा देती हूँ। डिनर नाम का मैंने अभी बता दिया, उसके ये पहली इकाई के चैप्टर है 3, दूसरे नंबर का पाठ है डिनर, 7 नंबर का हिम पोएम है, 8 नंबर का प्रण पोएम है। उसके बाद दूसरी इकाई में से संध्या सुंदरी है और 5वां है अथत्थ घुमक्कड़ जिज्ञासा है और 10वां पाठ है टॉलस्टॉय के घर के दर्शन। दोबारा बताने की बात यही है, हमें हर समय हम यही स्क्रीन क्यों दिखाते हैं क्योंकि इसकी आप पढ़ाई मत करो, इसके ऊपर का खाली ग्रामर सेशन और भाषा बिंदु के जो क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी करने हैं।
वो आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं दोबारा फिर से एक बार यही स्क्रीन आपको शेयर करती हूँ, यानी कि हर लेक्चर में मोस्ट ऑफ मैंने 2-3 बार ये आपको स्क्रीन शेयर किया है, फिर भी कई बच्चों ने अभी तक इंडेक्स में ये कट हुए लेसन अभी तक नहीं किए होंगे, तो कृपया करके कर देना है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पूरक पठन में हम लोग के जो आ विभाग है वो उसमें हमें क्या करना है, एक कृति आ जाएगी आकलन के ऊपर, आपको ऑलरेडी पद्य दिया जाएगा, 2 ही पोयम है, बटोइया है और दूसरी है गजलें। तो दोनों पोयम में से कोई भी एक पोयम का आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का आकलन के लिए एक क्वेश्चन रहेगा और दूसरा सोमत सोमत का अभिव्यक्ति रहेगा। उस पर ग्रामर सेशन के प्रश्न मोस्ट ऑफ नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूरक पठन अ दिया है 4 नंबर, पठित पद्यांश है 4 नंबर, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर अभी मैंने बता दिया है कि आकलन कृति के लिए 2 नंबर रहेंगे, यानी कि 4 नंबर का बाइफर्केशन कैसे किया है। तो 2 नंबर के लिए एक ब्रैकेट या संजाल पूर्ण कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर आपको 2 नंबर वहां पर मिल जाएंगे, यानी कि आधी नंबर की क्वेश्चन रहेगी। 4 ब्रैकेट रहेंगे, तो अगर आप लोगों ने 2 ब्रैकेट में आंसर कर दिया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसलिए आपको चारों के चारों ब्रैकेट में एग्जैक्टली उत्तर लिख देना है, तभी आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। तो पोएम अच्छे से पढ़ना है और उसके ऊपर से ये कृति करनी है, बाहर से कृति आएगी नहीं। तो 2 पोयम है तो 2 ही पोयम आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद सोमक अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको बता दिया है कि इसका मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये भी आपको नंबर देने वाला क्वेश्चन है और उसमें मोस्ट ऑफ पॉजिटिवली बातें लिखनी है, ताकि आपको अच्छे से नंबर आ जाए। प्रस्तावना के रूप में एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना है और दूसरे पैराग्राफ में जिसके बारे में अभिव्यक्ति हमें बता दिया है, अपना मत बताया है, अपना ओपिनियन देना है, वहां पर आप उसका उत्तर दे सकते हो। कम से कम 15 लाइन में इसका उत्तर लिख देना है। एक छोटा निबंध समझकर अभिव्यक्ति अपनी प्रकट करनी है। जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, उसी प्रकार से कि अभिव्यक्ति मतलब एक छोटा सा निबंध लिखना है। ऐसी बात याद में रखकर आपको ये क्या करना है, कंप्लीट करना है। अभी अगर आप देखेंगे तो 80 नंबर का जो पेपर रहेगा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। विभाग 3 जो आपको नए सप्लीमेंट पर स्टार्ट करना है, पहला विभाग कंप्लीट होने के बाद दूसरा विभाग आ जाता है, दूसरे विभाग के बाद ये तीसरा विभाग आ जाता है। मैंने आपको इसके पहले भी टाइम मैनेजमेंट से बता दिया था कि तीसरा और चौथा विभाग आपको कम से कम 30 या 35 मिनट में कंप्लीट करना है। उसको ज्यादा समय लगेगा नहीं और कम नंबर के भी ये विभाग है, यानी कि 8 नंबर का केवल एक क्वेश्चन है। हम लोगों को 20 या 25 मिनट लेकर इसको बैठना नहीं है, यानी कि दोनों सेशन मुझे लगता है 30-35 मिनट में करने हैं। और पहला और दूसरा विभाग है, इसको ज्यादा समय हमें देना है, क्योंकि वो 32 नंबर्स का है। कम से कम 120 मिनट्स अगर आप देंगे उसको तो भी चलेगा, क्योंकि वो आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा नंबर का है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। विभाग 3 में केवल 8 नंबर का रहेगा और विभाग 4 में 14 नंबर का रहेगा। ये दोनों विभाग 3 और 4 आपको क्या करना है, दूसरे घंटे के अंदर वो कंप्लीट करना है। सेकेंड हार कंप्लीट होने के पहले कम से कम 10 मिनट ही कंप्लीट करना है। और विभाग 5वां है, उसको कम से कम 1 घंटा यानी कि 60-70 मिनट आपको इसको देना है। 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट लास्ट का जो 5वां विभाग है उसको देना है। इस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका 80 नंबर का पेपर घर पर बैठकर सॉल्व करेंगे उसी हिसाब से, तो टाइम मैनेजमेंट से, तो आपका 80 नंबर का पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि इस हिंदी और मराठी और इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेज में आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कुछ ज्यादा हार्ड रहेगा। आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर आते हैं, लेकिन आपका एक ही रहता है कि बहुत पेपर लेंथी है, मुझे टाइम मिला नहीं। ऐसे करेंगे तो आपको पेपर कंप्लीट कभी नहीं होगा। इसीलिए ज्यादा स्कोरिंग देने वाले ये तीनों सब्जेक्ट है लैंग्वेज के। तो इसीलिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करके पहला दूसरा विभाग 1 घंटा 10 मिनट, तीसरा और चौथा विभाग उसको कम से कम 30 या 35 मिनट में कंप्लीट करना है। और 5वें विभाग को जितना भी समय बच जाता है वो सारा समय 5वें विभाग को देना है और रीचेकिंग के लिए पेपर रख देना है। अगर आप देखेंगे तो आपके हाथ में अभी भी ज्यादा समय है, कम से कम मुझे लगता है 2 महीना जरूर है। मार्च और अप्रैल एंड के बाद आपका टाइम टेबल आ जाएगा और तब आपकी बोर्ड एग्जाम रहेगी। तो अभी भी आपका समय गया नहीं। मुझे लगता है अगर इसे आज से ही आपने अगर पढ़ाई करना भले ही शुरू किया है, फिर भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आपको खाली सब्जेक्ट 6 है, तो 6 सब्जेक्ट में आपको साइंस 1-2, मैथ्स 1-2 ऐसे आपको डिवाइड करना है। और उसमें क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 दिन देंगे तो भी आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई सकती है। तो उसमें भी आपको अगर टाइम मैनेजमेंट इस तरह 24 हार्स का करना है एक दिन का, तो वो मैं हम लोग लास्ट में उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले हम लोग जो आज पढ़ाने वाले हैं उसके ऊपर देखते हैं कि पूरक पठन का 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से इस प्रकार से आपका 80 नंबर के बोर्ड का पेपर आ जाएगा। उसमें इस तरह लिखा रहेगा कि क्वेश्चन नंबर
3 में से अ है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए, यानी कि ये गद्य विभाग पर आने वाला है, जो आपको सर ने कल बता दिया है अच्छे से। तो ये गद्य के ऊपर रहेगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं आ में से, ये तीसरे क्वेश्चन में से अ वाला ये रहेगा, गद्य विभाग रहेगा। और 3 में से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसमें से आ जो रहेगा वो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर पद रहेंगे, यानी कि पद्य रहेंगे, दी हुई सूचना के अनुसार आपको क्या करनी रहेगी, कृति करनी रहेगी। तो ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आने वाला है। उसमें से पहली कृति रहेगी आकलन के ऊपर रहेगी, तो उसके लिए 2 नंबर रहेंगे। और सहमत अभिव्यक्ति के लिए मैंने अभी बता दिया आपको, उसके लिए भी 2 नंबर रहेंगे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो यहाँ पर मैं नवनीत का एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें से ये मैंने लिया है, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकेंगे। और निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर आपको 2 ही पद्य पूरक पठन के पद्य हैं, एक गजले है और दूसरा बटोहिया है, 2 ही पोयम है। तो उसमें आपको अच्छे से करना है। जो पद दिया है उसमें से 2-2 नंबर के लिए 4 जंजाल पूर्ण के लिए दिए हैं, और दूसरा है सोमत के प्रश्न। मैंने बता दिया है कि 2 ही क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। तो यहाँ पर आपको जो दिया है, गंगा रे जमुना के झिलमिल पनिया बटोहिया, ब्रह्मपुत्र पंचनद घरत निस दीना सोनभद्र मेटे स्वर गावरे बटोहिया, ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे जुगुन के जदू जगारे बटोहिया, यानी कि इस टाइप की बहुत ही अच्छी सी आपको पोयम है। आपने सुना होगा, इसमें शब्द भी बटोहिया आया है। तो मोस्ट ऑफ ये पोयम का नाम क्या है, बटोहिया है। गजल नाम की पोयम बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आपको 2 ही पोयम है, तो आपको अच्छे से तुरंत पता होना चाहिए पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये किस पोयम का आया है, किस पूरक पद्य का आया है। तो आपको ये जरूर दिखाई देता है कि ये हमारी जो पोयम है बटोहिया, इस पोयम का ये क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, इसकी कृति करने के लिए आए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पद्यांश में आए नदियों के नाम बताइए। आपको 4 नाम यहाँ पर ढूंढकर लिख देने हैं। सारे के सारे नाम एक दूसरे के नजदीक रहते, ऐसे नहीं। उत्तर का ढूंढते समय पहली लाइन में रह सकता है, तीसरी लाइन में उत्तर हो सकता है, चौथी लाइन में हो सकता है। आपको पहले इस जैसे आपके हाथ में पेपर आता है, कम से कम आप 1-2 मिनट के अंदर पूरी ये पोयम पढ़नी है, जितनी भी पोयम की लाइन आपको दी रहेगी, और पहले प्रश्न पढ़ने हैं। तो आपके दिमाग में रहेगा इस प्रश्न का उत्तर मुझे एग्जैक्टली कहाँ पर मिलेगा। तो पद्यांश में दिए हुए नदियों के नाम हमें यहाँ पर लिख देने हैं। यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा है कि गंगा रे जमुना, गंगा और जमुना, जमुना मतलब यमुना नाम की जो नदी है। तो हम एक ब्रैकेट में गंगा लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में यमुना लिखेंगे। और उसके बाद भी उन्होंने दिया है कि सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया, तो सरजू नाम की भी एक नदी है, उसका नाम आप क्या करेंगे, तीसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। और एक चौथा ब्रैकेट बच जाता है, तो आप दूसरी और एक नदी लिख सकते हैं कि सोनभद्र नाम की यहाँ पर नदी दी है, तो उसका नाम आप चौथे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। गंगा, यमुना, सूरज, सरजू और सोनभद्र, ये 4 नदियों के नाम आप लिखेंगे तो आपको जरूर 2 नंबर आपको मिल सकता है। अगर 2 ही नदियों के नाम लिखे तो आपको 1 ही नंबर रहेगा। और संजाल पूर्ण के लिए करने के लिए जिस प्रकार से डायग्राम दिया है उसी प्रकार से आपको ये डायग्राम करना पड़ेगा। आप पेंसिल लेकर फटाफट ऐसे सर्कल करेंगे, हाथ से ही सर्कल करना है, ना कि राउंडर वाउंडर लेते बैठना है, ताकि उसको समय भी ज्यादा लगता है। तो फटाफट इसके उत्तर लिख देने हैं, और इसी प्रकार से कृति आपको करनी रहेगी। अगर सर्कल शेप दिया है तो सर्कल शेप ही कृति में करना पड़ेगा, वहां पर स्क्वायर बनाकर चलेगा नहीं, ताकि एग्जामिनर को एग्जैक्टली वैसे के वैसे दिखाई देगा, तो पेपर भी आपका यानी कि साफ सुथरा दिखाई देगा, उनको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए ये आकलन कृति करते समय आप ये बात ध्यान से रखिए कि जिस प्रकार से ये डायग्राम दिया जाता है उसी हिसाब से आपको बनाना है, और उसी टाइप से आपको उत्तर उसके कर देने हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि नदी स्वच्छता की उपाय योजना पर अपने विचार लिखिए। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं इस पैराग्राफ से, यानी कि इससे रिलेटेड ही रहते हैं। आपका जो भी पद दिया जाएगा या गद्य दिया जाएगा, कई ऐसे रहते हैं कि अपने ओपिनियन देना रहता है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि पैराग्राफ से रिलेटेड है कि अपने मन से। अगर देखा जाएगा तो पैराग्राफ में भी नदियों के नाम ऑलरेडी दिए हैं, लेकिन हमें वहां पर वो नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, नदी स्वच्छता यानी कि अपना खुद का ओपिनियन देना है। तो नदी स्वच्छता की उपाय योजना पर आप अपने विचार क्या करना चाहते हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आते ही आप प्रश्न में सीधे उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे कि नदी स्वच्छता के बारे में हमें अपने से ही शुरुआत करनी चाहिए कि हम खुद ही उसके अंदर कचरा न डालेंगे। कहीं पर भी अगर घूमने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं तो वहां पर अच्छे से नहलाते हैं,
थूकते हैं, इस प्रकार की बातें हमें नदी के पानी में करना नहीं है, जाके ताकि नदी का पानी अस्वच्छ हो जाए। हमें नदियों की पूजा करनी चाहिए। देखो पहले जमाने के जो आदिवासी लोग रहते थे वो क्या करते थे, नदियों की, सूरज की पूजा करते थे, क्योंकि वो नेचुरल ये है और हमारे लिए जीवनदायी है। अगर हमने उसमें प्रदूषण कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर हमें ही वो खराब खराब पानी यानी कि अस्वच्छ पानी मिलता रहेगा और हमें ही इसके क्या करने पड़ेंगे, नुकसान मिल जाएगा। इसलिए हमें नदी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें गवर्नमेंट के पास से भी बैनर लगाने चाहिए कि वहां पर कुछ कचरा न फेंके। कई लोगों को आदत रहती है कि भगवान को चढ़ाए गए फूल रहते हैं, तस्वीर रहते हैं, वो नदियों में विसर्जित करना। तो आप अपने घर में भी बता सकते हैं कि इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। वो जो भी फूल रहते हैं बचते हैं उनका हमें क्या करना है, खाद के रूप में हम अपने ही घर में डिकम्पोज कर सकते हैं। इस प्रकार हमें नदी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें ये उपाय योजना करनी चाहिए। तथा गांव में जाने के बाद बहुत सारे लोग उसमें कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, बल्कि हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। नदी का थोड़ा सा पानी हमें निकाल कर साइड में जो भी अपने काम करने हैं वो करने चाहिए, क्योंकि नदी के पानी से बहुत सारे लोग पानी पीते हैं, बहुत सारे प्राणी उस पर जीवित रहते हैं, बहुत सारे पंछी उस पर रहते हैं। तो हमें क्या करना है, पानी स्वच्छ रखना है। और पानी तो जीवनदायी है पृथ्वी पर, तो इसीलिए हमें नदियों को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। निसर्ग को अच्छे से रखना ये हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कम से कम 15 सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला पैराग्राफ, पहला हम लोगों ने देख लिया है। ये कृति, अभी दूसरी कृति हम लोग देखते हैं, गजल नाम की, जो दूसरा पूरक पठन है। मैंने बता दिया है कि गजल नाम की एक पूरक पद्य है और दूसरा पूरक पठन में बटोरिया है। दो ही पोयम आपको अच्छे से करनी है और आपको 4 नंबर लानी है, और 2 गद्य विभाग के पाठ करने 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को गजल नाम की जो पोयम है उस पोयम का भी थोड़ा सा मैं सारांश आपको बता देती हूँ। आपको पोयम दिखाई देने के बाद तुरंत पता होनी चाहिए कि किस पोयम से आया है। पद पढ़ने के बाद जो पोयम आपको है इस बार पढ़ने के लिए उसमें से दिया है, जहां पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, वो ईटों का मक्का होता है, लेकिन घर इस पोयम से, इस लाइन पता चलता है कि जिस घर में भाईचारा रहता है, प्यार रहता है, उसी घर में सुख शांति रहती है, उसी को हम घर कहते हैं। नहीं तो खाली 4 दीवारों का बना हुआ मकान वो बन जाता है। उसके अंदर अगर सुख शांति नहीं रहेगी तो वो घर नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं रहेगा, यानी कि आते ही एक प्रकार की निगेटिवनेस दिखाई देता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने भाईचारे के साथ हम लोग जितने भी घर में लोग रहते हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। इसी 2 लाइन से हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो लाइन दी है उसमें देखो, अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखते हो, वो चाहे कुछ भी हो सकता है लेकिन सर नहीं होता है। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि हमारे देश पर जो जान देने वाले जो हमारे स्वतंत्र सैनिक है, उनके अंदर एक जज्बा रहता है, तभी तो स्वतंत्र सैनिक बन जाते हैं। रहता है कि हम तैयार रहते हैं। यानी कि अगर आम आदमी जैसे हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का जीने का इतना कुछ मतलब है ही नहीं। यानी कि एक दिन तो सबको ही मरना है, लेकिन मरने के बाद भी अमर होने का काम कौन करते हैं, हमारे शूर जो सैनिक है, जो देश पर मरने के लिए जज्बा रखते हैं। ऐसे हमारे जो सैनिक है उनके अंदर वो है, यानी कि वो मरकर भी क्या हो जाते हैं, अमर बन जाते हैं। उनके कारण ही हम लोग 24 घंटे अपने देश में सुख शांति से रहते हैं। तो हमारा पहारा देने का काम कौन कर रहा है, हमारे सैनिक कर रहे हैं। उनके अंदर वो जज्बा है मर मिटने का। वो कभी भी युद्ध आने के लिए युद्ध होते ही वो तैयार रहते हैं गोलियां खाने के लिए। हम लोग तो डर के मारे चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है। लेकिन देश प्रेम करने वाले जो सैनिक है उनके अंदर वो जज्बा रहता है। इस प्रकार से इन 2 पंक्तियों में बता दिया है। जो समझौतों की बातें हैं खुले दिल से ही होती हैं, जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजीर नहीं होता है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि हमें अपने देश में रहते हुए अपने लोगों के साथ भाईचारे से रहना है। एक दूसरे के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना समझौता होना चाहिए कि हम एक दूसरे से कोई भी बात बिना कुछ हिचकिचाए बात बोल सकते हैं। और हमें इतना भी पता होना चाहिए कि उनके हाथ में खंजीर नहीं है, वो कभी भी उठकर हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता है। इस प्रकार से 2 लाइन में बता दिया है। हकीकत और होती है, नजर कुछ और आता है, जहाँ पर फूल खिलते हैं वहां पत्थर नहीं होता। जो एक सीमा में रहकर रोशनी देते हैं, बेदिल को वो जुगनू हो
तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता है। यानी कि इस पोयम से हमें बहुत सारे प्राउड फील करने वाले बातें यहाँ पर बता दी है कि यानी कि मनुष्य को इस प्रकार से रहना चाहिए, यानी कि जो हकीकत में है वो दिखाई नहीं देता है। यानी कि जीवन में व्यक्ति के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमें लगता है कि दूसरों का सुख दिखाई देता है और अपना दुख लगता है, लेकिन हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसलिए उन्होंने बता दिया है कि जहाँ पर भी फूल खिलते हैं वहां पर पत्थर नहीं होता है, ऐसे नहीं समझना है। वहां पर भी काटो उनसे अंदर क्या बन जाता है, अच्छा फूल खिल जाता है। यानी कि पहले कार्टून से हमें निकलना पड़ता है, तभी वो कली आ जाती है, तभी वो फूल बन जाता है। तभी यहाँ पर उन्हें बता दिया है कि हकीकत कुछ और होती है और वहां पर नजर कुछ और आ जाता है, जो एक सीमा का रहकर रोशनी देता है। यानी कि अगर देखेंगे आप लोग तो जुगनू के अंदर इतनी पावर नहीं रहती कि वो दिनकर बन जाए, यानी कि सूरज बन जाए। फिर भी वो जुगनू क्या करता है, अपना प्रकाश देना बंद करता है कि वो बुजदिल बन जाता है क्या, बेदिल बन जाता है क्या, नहीं, वो भी अपनी जगह पर सही है। और वो क्या करता है, अपने हिसाब से प्रकाश देने का काम कर जाता है, लेकिन वो अपने लिए कभी दिनकर यानी कि सूरज बनने की उम्मीद नहीं रखता है। इस प्रकार से इस पोयम का गजरे नाम की जो आदम गोडवी नाम परिवार के मैंने इस पोएम के बारे में बता दिया है। इसके ऊपर भी कृति आपको 4 नंबर की आ जाएगी। वो 4 नंबर में क्या क्या आने वाला है देखिए, यानी कि इस टाइप के अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। हमने केवल पहला ही पैराग्राफ लिया है, उसके ऊपर से ये कृति हमने बता दी है यहाँ पर। तो वाक्य पूर्ण कीजिए ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। यानी कि घर वही होता है, ये वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है, क्या क्वेश्चन दिया है, संजाल पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो वाक्य पूर्ण कीजिए मतलब आधा सेंटेंस ऑलरेडी दिया रहेगा और आधा उसके आगे या पीछे रह सकता है। तो घर वही होता है, इसका उत्तर हमें अगर देखना रहेगा तो हम अपने इसमें जाकर ये करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो हम लोगों को अगर इसके उत्तर अगर देखने रहेंगे तो हम लोग इसी टाइप से उसका उत्तर लिखेंगे कि जहाँ भाई में प्यार होता है। यानी कि यहाँ पर इस पैराग्राफ का उत्तर दिया है कि घर वही होता है जहाँ भाइयों में प्यार होता है। यानी कि मैंने बता दिया है कि अगर प्यार नहीं रहेगा तो वो खाली ईंटों का क्या बन जाता है, मकान बन जाता है। तो घर कौन सा है, जहाँ पर घर वही होता है जहाँ पर भाइयों में प्यार होता है। इतना ही आपको उसके उत्तर के सामने लिख देना है। क्वेश्चन ऐसे लिखोगे कि घर वही होता है, आगे डैश करके उत्तर फिर से लिखोगे कि जहाँ भाइयों में प्यार होता है। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार से दिया गया है कि हम उन्हीं से मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर भी उसका उत्तर आधा वाक्य दिया रहेगा, यानी कि वाक्य पूर्ण करने के लिए बता दिया है। तो यहाँ पर उन्हें बता दिया है कि हम उन्हीं से मिलते हैं, जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजीर नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यही लिखेंगे कि जिसके हाथ में खंजीर नहीं होता है, जिनके हाथ नहीं होता है, हम उन्हीं से मिलते हैं। दूसरा अगर कृति आप देखेंगे तो उसमें यही बता दिया है कि फूल वही खिलते हैं। फूल कहाँ खिलते हैं, इसका भी आपको उत्तर ढूंढने के लिए वो शब्द कहाँ पर है वो देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में दिया है जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि वहाँ पत्थर नहीं होते हैं। फूल कहाँ खिलते हैं, जहाँ पत्थर नहीं होते हैं। इस टाइप से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए जो चौथा प्रश्न दिया है, जुगनी कभी यही नहीं बन पाता दिनकर। हाँ, तो इसका उत्तर ऑलरेडी आपको पता है कि दिनकर इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया है। यहाँ पर कविता की लाइन आपको ढूंढनी है, वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं बन जाता। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आप केवल दिनकर शब्द लिखेंगे तो भी चलेगा। इसकी लाइन कंप्लीट करेंगे। जी टीचर। उसकी लाइन कंप्लीट करेंगे तो भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। खाली दिनकर लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये भी लिखेंगे तो, लेकिन कभी दिनकर नहीं बन जाता। इस टाइप से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। सोमद अभिव्यक्ति के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे ऐसी बात बिल्कुल नहीं लेना है। इससे रिलेटेड बाकी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना और सोमद का आपको आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। तो फिर यहाँ पर एक सोमद के लिए प्रश्न ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। इस विचार से आप सहमत है क्या नहीं, इसका उत्तर आपको कम से कम 25 या 30 शब्द में उसका उत्तर आपको करना है। आपको कृति में ऑलरेडी मैंने दिया है, ताकि प्रस्तावना सोमत अभिव्यक्ति के लिए आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। कई बच्चे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हैं, ज्यादातर नंबर देने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए हमें ये कंप्लीट सॉल्व करना ही करना है। तो यहाँ पर अगर इसका उत्तर दिखाई दिया
आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। इसके मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस करते रहना है, किस टाइप से उसका उत्तर लिखना है। देखो, प्रकृति दो प्रकार की है, आंतरिक और बाह्य है। बाह्य प्रकृति को अपने वश में कर लेना बड़ी अच्छी और गौरव की बात है। जब मनुष्य अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है तो यह और बड़े गर्व की बात होती है। ग्रहों और तारों के नियमों करने वाले का ज्ञान कर लेना गौरवपूर्ण है, पर मनुष्य जाति की वासनाओं, भावनाओं, इच्छाओं का नियम करने वाले नियमों का जान लेना उसे अनंत गुना अधिक गौरवपूर्ण है। मैं इस कथन से पूरा सहमत हूँ। यानी कि इस कथन से हमें क्यों अच्छा लगा उसके बारे में हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। तो प्रश्न में ऐसे पूछा गया है कि इस विचार से आप सहमत है क्या, नहीं तो हमें लास्ट में ये सेंटेंस जरूर डालना है। तो स्टार्टिंग में भी आप डाल सकते हैं कि हम इस विचार से बिल्कुल सहमत है, क्योंकि मनुष्य तभी प्रकृति के ऊपर अगर अपने विचारों से नहीं जीत लेता तो क्या हो जाता, आज हम लोग आदिवासियों की तरह घूमते रहते हैं। हमने क्या किया है, जो भी प्रकृति है, जो भी नेचर है, जो भी निसर्ग है, उसके ऊपर हमने थोड़े बहुत से बदलाव किए हैं, और उन बदलावों के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन अपनाते हैं। यानी कि इस टाइप से उन्होंने, इसीलिए तो मानव प्राणी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और बुद्धिमान है, क्योंकि उसने प्रकृति पर अपना वर्चस्व प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रश्न का सोमत का उत्तर आप इसी टाइप से लिखेंगे तो आपको जरूर 2 नंबर मिल सकते हैं। आपको जरा भी डरने की बात नहीं है कि सोमत में मैं क्या लिखूं, इस टाइप से आपको नहीं करना है। आपको अपना खुद का ओपिनियन देना है, सेम टू सेम दोनों दोस्तों का उत्तर नहीं रहेगा। अलग अलग टाइप के भी इसमें प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हैं। तो बाय हार्ट करने की आपको जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है आपको लैंग्वेज के पेपर में क्या क्या बाय हार्ट करना है। केवल मैंने आपको बता दिया है कि पद्य विश्लेषण का जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था, उस पद्य विश्लेषण के जो 6 पोयम है वही आपको बाय हार्ट करना है। बाकी प्रश्नों के उत्तर तो आपको आकलन से करने हैं, खुद प्रश्न पढ़कर उनमें से ढूंढकर आपको उत्तर करने हैं, ना कि आपको कुछ भी याद करना है। सोमत अभिव्यक्ति भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, हमें उसमें कुछ भी याद नहीं करना रहेगा। इस प्रकार से ये दूसरा जो पहली पोयम हमने देखी है, यानी कि बटोहिया नाम की, उसी पोयम में से ये भी पैराग्राफ है। तो यहाँ पर भी आपने अगर ये पोयम पहले स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन हुए होंगे तो ये आपने ये पूरा पोयम अच्छे से सुना है। नहीं सुना होगा तो फिर से एक बार यूट्यूब पर जाकर अगर बटोहिया पोयम आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे से वो पोयम आ जाती है, और आप वो सुन लेंगे तो आपको ये पूरा पोयम का भावार्थ उसमें क्या है क्या नहीं है वो पूरा समझ में आ जाएगा। आपको इंडेक्स पढ़ने के बाद सामने पैराग्राफ दिखाई देने के बाद तुरंत आपको पता होना चाहिए कि किस पोयम का है, किस लेसन का है, ये आपको तुरंत पता होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, रोज के रोज कम से कम 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ने हैं, रैपिड रीडिंग करना है, तभी आपको याद रहेगा उस पार्ट में एग्जैक्टली क्या लिया है। अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लेसन कौन सा है, कौन सी पोयम है। अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे बटोहिया पोयम का तो हर सेंटेंस में, यानी कि कम से कम दूसरी पंक्तियों में बटोहिया ऑलरेडी नाम दिया है, यानी कि उस पोयम का वैसे टोन ही बना दिया है, क्योंकि वो गाई गई है, साउंड सिस्टम से उसको संगीत में से जुड़ा गया है। तो ये पोयम आप तुरंत पहचान सकते हो कि बटोहिया पोयम है। आपको खाली पहचानने के लिए जो गजल नाम की पोयम है वही 2 बार 3 बार आपको पढ़नी पड़ेगी। अभी इस पोयम से भी देखो, नानक कबीर गैर शंकर श्री राम कृष्ण अलग के बतिया बतावे रे बटोहिया। यानी कि हमारा भारत भूमि इतनी सर्वश्रेष्ठ है, इतनी सुंदर है कि वहां पर इतने सारे ऋषियों ने जन्म लिया है, इतने सारे संतों ने जन्म लिया है। इस मिट्टी की हर जो मिट्टी है वो कैसी है, पावन है। यानी कि हमें उनका आदर करना चाहिए, हम लोगों को उनको याद करना चाहिए। इतनी हमारी ये सर्वसृष्टि भूमि है। अभी भी आप लोगों में से कई लोग अच्छे से इंजीनियर बन जाएंगे, कई राइटर बन जाएंगे, कोई अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे मिट्टी में ही वो गुण है। तो आप भी उससे अलग नहीं हो सकते। तो हमें अपने जो भी पूर्वज है, ऐतिहासिक हमारे जो भी ऋषि मुनि है, उनके बारे में भी इस पोएम में बता दिया है कि हमें प्राउड फील हो जाता है। एक्चुअली में ये सारे ऋषियों के नाम यहाँ पर दिए हैं। आपको ये भी कृति में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋषियों के नाम बताए, तो आप ऋषियों के अगर नाम आपको बताने के लिए आ जाएगा तो आपको इस प्रकार से इन लोगों के नाम यहाँ पर बता देने हैं। उसके बाद दूसरा दिया है, विद्यापति कालिदास सूर्य जयदेव कवि तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। यानी कि यहाँ पर कवियों के नाम ऑलरेडी यहाँ पर दिए हैं। आपको अगर 2 नाम दिए रहेंगे तो आपको 2 ही लिखने रहेंगे, अगर 4 नाम दिए रहेंगे तो आपको उसमें क्या करना है, 4 नाम उसमें लिख देने हैं। उसके बाद बता दिया है, जाऊ जाऊ भैया रे बटोहिए हिंद देखा हो। यानी कि हमारा हिंद देश इतना सुंदर है, हिंदवी स्वराज्य हमारा इतना सुंदर है कि बाहर से भी देश के लोग आकर मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री या जोग्राफिकल आपने अगर देखा होगा तो
तो हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है अगर वो देखेंगे तो 4-4 महीनों के बाद क्या हो जाता है, सीजन चेंज हो जाता है। लेकिन बाकी कंट्रियों में इस प्रकार से नहीं होता है, जैसे कि अमेरिका है या बाकी के और कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, कम से कम सुबह का क्लाइमेट चेंज रहता है, शाम का अलग रहता है। अमेरिका में जाएँगे तो पूरा दिन ठंडी रहती है। इस प्रकार से हमारे देश का क्लाइमेट बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में क्या रहता है, 4-4 महीने के बाद, जैसे कि विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, समर सीजन है, इस प्रकार के सीजन 4-4 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो हमारा देश सच में ही सुंदर है। तो एक बार तो इसको जाकर मिलना चाहिए, देखना चाहिए। बट ये मतलब क्या करना है, यात्रा करनी है। हमें पूरा अपने भारत देश का भ्रमण करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं रघुवीर नारायण जी। तो यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में देखो, जहाँ सुख झूले धान खेतरे बटोया, बुद्ध देव वृद्ध विक्रम राजू शिवाजी के फिर फिर हिय साधु आवेरे बटोहिया। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे भारत भूमि इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि वहाँ पर जो ऐतिहासिक जो लोग बने थे, यानी कि उन्होंने जन्म लिया है और अलक्षणीय काम किया है। हमारे हाथ में इतनी सुंदर भारत भूमि उन्होंने दे दी है, यानी कि यहाँ पर जन्म लिया है, बुद्धदेव ने जन्म लिया है, जो कि आप जानते हैं कि इन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। इन्होंने अपना सारा राजपाट या गद्दी छोड़कर वो क्या करने लगे थे, बुद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए निकल पड़े थे। पृथु नाम का भी एक राजा है, वो भी शंकर भगवान का अंश समझा जाता है। उसके बाद दूसरा दिया है विक्रम राजा, यानी कि विक्रमादित्य भी, आप उनके बारे में इतिहास में आपने उन्हें पढ़ा होगा, ये बहुत ही अच्छे शासक थे। उसके बाद शिवाजी महाराज के बारे में भी आप बहुत सारी जानकारी जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर ली थी। यानी कि इस प्रकार से हमारी भारत भूमि पावन है कि हमें इन लोगों का साथ मिला है। तो यहाँ पर उनको वही कहना चाहते हैं कि इन सभी के जरिए हमें क्या करना है, इस पोयम के जरिए हमें उनको याद करना चाहिए। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में दिया है, अपार प्रदेश देश सुभग सुभर बेस, मोरे हिंद जग के निचोड़रे बटोया, सुंदर सुभूति भैया भारत के भूमि जही, जन रघुवीर सिर नावेरे बटोया। यानी कि हमारा भारत देश इतना सुंदर है, उसकी मिट्टी इतनी सुगंधित है कि हमें क्या करना है, हिंद पूरा, हम लोग अगर पूरा विश्व भी घूमेंगे तो दूसरा कहीं पर भी हिंदुस्तान दिखाई नहीं देगा, इतनी सुंदर हमारी भूमि है। तो भैया कम से कम एक बार भारत भूमि को आकर देख लो, वहां पर रघुवीर है और यहाँ पर राम नाम का जप किया जाता है। इस प्रकार से इस पोएम में यहाँ पर कहना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको 2 कृतियां करने के लिए आ सकती हैं, एक नंबर के लिए। यानी कि यहाँ पर पद्यांश में दिए गए प्रयुक्त शब्द, यानी कि आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, अगर 2 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आधे नंबर की यहाँ पर कृति दी है। पहला जो दिया है वो 1 नंबर के लिए है, दूसरा प्रश्न दिया है वो 2 नंबर के लिए है। क्योंकि पहली कृति में 2 क्वेश्चन भी पूछेंगे तो भी आपको आधे नंबर के ही रहेंगे। अगर एक भी प्रश्न पूछा जाएगा तो 4 ब्रैकेट रहेंगे और वो भी आधे नंबर के रहेंगे, केवल 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या प्रश्न पूछा है, वो पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द, अभी पद्यांश में दिया है, क्या करना है, समानार्थी शब्द ढूंढते समय इस पद्य से रिलेटेड जो शब्द है वही लिखने हैं। अपने मन से दूसरे बाहर के शब्दों को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ते नहीं है, हाँ सीधे विरुद्ध लिखा है, सीधे आगे सामने अगर आप देखेंगे तो विरुद्धार्थी शब्द का साइन नहीं है वहां पर, अगर समानार्थी शब्द का साइन दिया है तो आप क्या करते हैं, तुरंत समानार्थी शब्द समझकर लिखना अपने मन से कर देते हो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या प्रश्न पूछा गया है, पद्यांश में आए हुए शब्द, यानी कि यहाँ पर जो पद दिया है वो पद आपको अच्छे से पढ़ना है, और हृदय शब्द के लिए जो भी शब्द आया है उसको आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, फिर फिर ही सुधा आवारे बटोहिया, तो यहाँ पर हृदय के लिए समानार्थी शब्द यहाँ पर ही दिया है, यही आपको लिखना पड़ेगा, ना कि आपको हृदय का समानार्थी शब्द अपने मन से कुछ भी लिखोगे। वो पद्यांश से प्रयुक्त दिया है तो पद में से ही आपको उसका उत्तर ढूंढ देना है। उसके बाद दूसरा शब्द दिया है अगोचर, अगर हृदय का शब्द आपने ही लिखा तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अगोचर दूसरा दिया है, तो अगोचर के लिए आपको कौन सा शब्द आप बता रहे हैं, अवचर। हाँ, अगोचर के लिए अलख नाम का शब्द दिया है, यहाँ पर जरूर दिया होगा इस पैराग्राफ में। तो अलख नाम का जो शब्द है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके सामने आप अगोचर के सामने आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, पद्यांश में आए हुए संत कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर संत,
यहाँ पर जो संत कवियों के हमें कवि कहाँ पर शब्द लिखा है वो हम इस पैराग्राफ में से ढूंढना है और उनके नाम लिखने हैं आपको। कालिदास। हाँ, आपको केवल 2 दिए हैं तो आप कोई भी 2 लिख सकते हृदय से बताया। हैं। सूर लिख सकते हो, जयदेव और तुलसी भी आप लिख सकते हो। आपको केवल कितने लिखने हैं? तुलसीदास, सूरदास। हाँ, आप 4 नहीं लिखेंगे, आप केवल 2 ही उसमें से ढूंढकर लिखेंगे। उसमें भले ही 4 दिए हैं लेकिन आपको 2 ही लिखने हैं तो आप 2 ही उसमें लिखेंगे। टीचर हृदय का क्या बताया? क्या बता रहे हो? हृदय का? हृदय का हीय शब्द मैंने समानार्थक बता दिया। फिर हीय सुध आवेरे बटोया, तो हीय नाम का शब्द है वो हृदय का समानार्थी ढूंढना है, क्योंकि आपके पद्यांश में आए हुए शब्द ढूंढना है, क्योंकि पद में जो रहेगा वही उसका समानार्थी शब्द आपको निकाल देना है। उसके बाद ये अगोचर के लिए अलग नाम का शब्द मैंने बता दिया है, वही समानार्थी शब्द उसके लिए लिख देना है आपको। कृति नंबर 2 जो दिया है सोमत अभिव्यक्ति, ये सोमत अभिव्यक्ति में आपको क्या करना है, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। देश पर मिटने वाले ही शहीद कहलाते हैं, इस विषय पर आप अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिख देना है। यानी कि देश में हम लोग अगर देखेंगे तो हर समय युद्ध होता रहता है। आप लोग अगर न्यूज देखते रहेंगे तो हमारे बॉर्डर के दोनों तरफ से भारत पाकिस्तान, भारत चीन, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो सदैव तत्पर हमारे सैनिकों को रहना पड़ता है। तो सोमत अभिव्यक्ति में हमें क्या लिखना है, हमारे जो देश पर मिटने वाले जो शहीद हैं उनको शहीद क्यों कहते हैं। हम भी तो आम आदमी देश सेवा करते हैं, कि भले ही हम लोग युद्ध नहीं करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे काम जो करते हैं उससे हमारे देश की सेवा जरूर हो जाती है, लेकिन हमें कोई शहीद नहीं कहता है हमारे मरने के बाद। तो इसका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है, यानी कि शहीद कौन हो जाता है, जो देश के लिए मर मिटता है वही अमर बन जाता है, वही उसे ही शहीद कहा जाता है। ये तो आम आदमी मर जाएंगे तो उनको शहीद कोई नहीं कहेगा। तो क्यों कहते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर आपको करना है। तो यहाँ पर कृति नंबर 2 का उत्तर देखिए, इस टाइप से आप लिखेंगे। देश की आजादी और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो स्वाभिमान पूर्वक अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, वे व्यक्ति ही सच्चे शहीद कहलाते हैं। साधारण मौतों और शहीदों की मौत में बड़ा अंतर होता है, यानी कि हम लोग मरते हैं वो अलग टाइप के रहते हैं, और शहीद जो होते हैं यानी कि जो स्वातंत्र से सैनिक या देशभक्त जो रहते हैं वो एक प्रकार से अमर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रकार का जज्बा रहता है। एक तो मरकर मिट जाते हैं और दूसरे जो है मरकर अमर बन जाते हैं। साधारण मनुष्य का जीवन तो भागदौड़ में ही खप जाता है, पर भाग्यशाली वे लोग होते हैं जो देश और समाज के काम आते हैं। सामान्य जीवन तो एक गंध रहित फूल सदृश होता है, जो उगता है और धूल में मिल जाता है, यानी कि इस टाइप से हम लोग हैं। और जो शहीद हो जाते हैं वो सच में ही सुगंधित फूल के समान होते हैं, जो सदियों से सुगंधित रहते हैं। इसलिए हम लोग सालों से क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और जहाँ पर भी देश सैनिक दिखाई देता है उनको हम लोग सैल्यूट जरूर मार जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है, प्रस्तावना या थोड़ी सी लिख देना है, और बाद में 15 सेंटेंस का कम से कम सोमत का उत्तर लिखना है। अपने विचार एकदम हाईली होने चाहिए, यानी कि विचार करने की शक्ति है उसको जरा अच्छे से कर लो। 10 के लेवल में आप आ गए हो तो सोमत के उत्तर भी इसी टाइप से आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 2 आउट ऑफ 2 यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 में से 2 आपको जरूर मिल सकते हैं। अभी लास्ट में मैं आपको यही स्क्रीन शेयर करने वाली थी कि आपको सोमत के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपकी नोटबुक में इसके प्रश्न सोमत के आप उत्तर जरूर लिख देना है। बोर्ड के पेपर में उसका आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। तो कम से कम ये प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप टाइम मैनेजमेंट लगाकर 5 क्वेश्चन दिए हैं तो कम से कम 20 मिनट में कंप्लीट करना है। 5-5 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए देंगे, उसके अंदर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वेरी गुड है। नहीं तो फिर आपको इसका क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिस के लिए आपकी नोटबुक में हिंदी के लिख देना है। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि भारत देश के महान बनने वाले कारकों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ये प्रश्न पढ़ते ही आपको पता चला होगा कि जो बटोहिया नाम की पोयम दी है इससे रिलेटेड इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। अगर आप लोग देखेंगे तो भारत देश मैंने बता दिया है कि विविधता में एकता, भारत देश है, यानी कि यही पहला सेंटेंस आप लिखेंगे तो अच्छी शुरुआत हो जाएगी आपकी। हमारा भारत देश है जो विविधता में एकता हमें यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं, विविध भाषाओं के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सभी जन एक दूसरे के त्योहार मना देते हैं, जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, ईद है,
क्रिसमस है, ये सारे त्योहार हम सारे जाति धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के घर में जाकर मनाते हैं। यानी कि इस प्रकार हमारे भारत देश में दिखाई देता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर भारत देश दिखाई देगा तो अलगपन दिखाई देता है, लेकिन विविधताओं में एकता हमें अलग अलग जाति धर्म के लोग जब एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तब हमें ये सारी बातें दिखाई देती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, स्वदेश प्रेम के विषय में आप अपने विचार लिखिए। तो स्वदेश प्रेम यानी कि अपना अपने देश के लिए आप प्रेम किस प्रकार से करते हैं, इसके विचार आपको बता देंगे। ये भी बटोहिया पोयम से ही इसका भी प्रश्न का उत्तर रिलेटेड है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे देश की जो पावन भूमि है वीरों से बनी हुई है। अगर देखेंगे तो वहाँ पर कबीरदास है, नानक है, रामकृष्ण हरि है, इस प्रकार के विविध व्यास मुनि है, ऋषि मुनि है, इस प्रकार के वीरों ने हमारे भारत देश पर जन्म लिया है। तो हमें उनका ही अनुकरण करना चाहिए और अपने देश पर स्वाभिमान हमें रखना है। अपने जो भी स्वदेश यानी कि जो भी अपने देश में बन जाता है उन वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए। अपना देश किस प्रकार महान है इसके बारे में हमें उसका गुणगान करना चाहिए, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, हमें भारतीय संस्कृतियों के संस्कारों को अपनाना चाहिए। तभी हमें क्या पता चलेगा, हमारा स्वदेशी प्रेम है वो हमें इस पर दिखाई देगा। तीसरा प्रश्न दिया है, देश पर मिटने वाले ही शहीद कहलाते हैं। यानी कि जो भी जज्बा रखते हैं देश पर मर मिटने का, वही देशवासी यानी कि वही सैनिक बन जाते हैं, उन्हें हम शहीद कहलाते हैं। क्योंकि वो सामान्य मनुष्य जो है वो मर जाता है, लेकिन उनको कम से कम उनके घर वाले ही याद करते हैं। लेकिन अगर कोई शहीद कोई भारतीय स्वतंत्र सैनिक या कोई देशभक्त मर जाता है तो उनको शहीद के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पूरा देश उनको सैल्यूट करता है। सालों से उनको क्या किया जाता है, नमन किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। तो इनके अंदर मर मिटने का अंदर जज्बा रहता है, इसलिए इनको शहीद कहते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने विस्तारित रूप से कर लिया था। पांचवा प्रश्न दिया है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थियों के ऊपर है, इस बात पर आप कहाँ तक सहमत हो? ये प्रश्न बिल्कुल मुझे लगता है प्रश्न इस टाइप के ही बोर्ड में आ सकते हैं, तो जरूर हम लोग इसका उत्तर लिखते समय लिखेंगे, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व हमारे विद्यार्थियों के ऊपर है। क्योंकि हमारा जो आगे का अभी जो वर्तमान काल है वो सारा किसके ऊपर डिपेंड है, अपने विद्यार्थियों के ऊपर है। यानी कि हमें क्या करना है, अपने देश की प्रगति के लिए हमें आदर्श विद्यार्थी सबसे पहले बनना है। तभी हमारे अंदर एक जज्बा आ जाएगा, हमारे अंदर वो गुण आ जाएंगे जिनसे हम क्या कर देंगे, अपने घर का विकास करेंगे। घर का विकास हो जाएगा तो हमारे समाज का हो जाएगा, समाज का होते ही अपने देश का नाम भी रोशन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें काम कौन कर सकता है, या हमारे विद्यार्थी कर सकते हैं। इसीलिए सारे लेसन आपको पढ़ाए जाते हैं लैंग्वेज के, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, यही पढ़ाने का उसके पीछे का मकसद है कि आपके अंदर उस प्रकार से सारे गुण अंदर आ जाए और आप क्या बन जाए, आदर्श नागरिक बन जाए, आदर्श विद्यार्थी बन जाए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा सा काम कर सके। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का स्वतंत्र भारत को अपना जो स्वतंत्र भारत है उसको अच्छे से संभालने का काम किसके हाथ में है, विद्यार्थियों के हाथ में है। इस विचार से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस टाइप के इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। मुझे लगता है पूरक पठन के आपके दोनों के दो पद्य आज आपको बहुत ही अच्छे से याद हुए होंगे, यानी कि आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। मैं सोचती हूँ कि आपको 80 नंबर के पेपर में जरूर आपके पूरक पठन में से 8 के 8 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जब सेशन रहेगा अगले मंगलवार को, तो ग्रामर सेशन है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे और भी ज्वाइन हो जाए। आपके क्लास के जो भी बच्चे आज ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको प्लीज आप बता देना कि 4 नंबर का क्वेश्चन है और कम से कम 2 मिनट में उसके उत्तर लिखेंगे तो आपको जरूर 4 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर देखे जाएंगे तो सोमत का प्रश्न 15 लाइन का लिखोगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन ग्रामर सेशन ऐसा है कि आप मैथ्स की तरह उसके नंबर पा सकते हो, 14 में से 14 नंबर आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर मिलते हैं, हमारा जो मुहावरों का है। और मुझे लगता है मैं ये आपको छंद या अलंकार दोनों में से एक टॉपिक को ये अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप आ जाना है। और मैं चाहती हूँ कि पूरक पठन के आज का आज आप कंप्लीट करेंगे तो आप फिर से आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही आज मुझे करना था, एक्सप्लेन करना था। आपको अगर कोई दिक्कत रहेगी इस इन चैप्टर में हमने जो आज जो 2 पद्य किए हैं तो आप प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं।
बात अच्छी भी लगी कि आप बीच बीच में पूछ रहे, तो सच में जिन बच्चों का ध्यान रहता है उनको इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं, जिसका ध्यान नहीं रहता है लॉगिंग करेंगे और क्या करेंगे, खाली देखते रहेंगे। लेकिन सच में मुझे अच्छा लगा कि आज बहुत सारे 2-3 बच्चों ने जरूर प्रश्न पूछे। अगर आप भी अभी भी अगर चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप लोग पूछ सकते हो। 1 बाय 1 पूछिए, एक साथ सब मिलके मत पूछिए। जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। हाँ पूछो बेटा, भूमिका पूछो। बटोइया मतलब? क्या पूछ रहे हैं बेटा? बटोइया। बटोइया मतलब यात्री, भ्रमण करना, मुसाफिर। बटोइया यानी कि भारत देश में, उन्होंने पोयम में वही बता दिया है कि भारत देश को देखने के लिए जाओ, यानी कि यात्री बन जाओ, ऐसे यहाँ पर पोयम रचनाकार है वो बताना चाहते हैं। ओके। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अगर क्वेश्चन पूछना है तो ही माइक ऑन कीजिए। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हेलो हाँ बोलो। टीचर, जो सहमत होता है उसको पैराग्राफ में लिखना होता है क्या? कम से कम 2 पैराग्राफ करेंगे तो भी चलेगा। प्रस्तावना में थोड़ा सा लिख देना, तो बाद में स्टार्ट करना। एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे 15-20 लाइन का तो भी राइट है। अच्छा, चढ़ा चढ़ा मतलब लिखना है। पॉइंट में लिखना है ना, पैराग्राफ में लिखना है? हाँ, पैराग्राफ में लिखना है। और क्या करना है आपको, बड़ा चढ़ाकर ऐसे, यानी कि लैंग्वेज आपकी बहुत हाईली होनी चाहिए, यानी कि पूरे आपने इतने दिन से पढ़ा है, निबंध में कैसे आप लिखते हो उस प्रकार से आपको कल्पना करके लिख देना है। सारी बातें पॉजिटिवली लिखनी है उसमें। मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ, ऐसे लिखना नहीं है। इस मत से मैं सहमत हूँ, ऐसे करके आप स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा उसका उत्तर लिखते समय। ओके टीचर। हर कोई उसको पढ़कर हंसेगा या क्या बोलेंगे, इस प्रकार से बिल्कुल भी आपको करना नहीं है, क्योंकि आपके लेवल के ही क्वेश्चंस रहेंगे और टीचर बराबर वो अच्छे से पढ़कर पूरा पेपर पढ़ा जाता है, तो अच्छे से आप लिख लेना है, क्योंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, आपका हिंदी बहुत ही अच्छे से है। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर आपका पूरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोर्ड में ऐसे नहीं होता है कि लाइन टू लाइन पढ़ी जाती है। तो फिर आपको मात्राएं अच्छे से लिखनी है, सुलेख लेखन करना है, तो 2 नंबर में से जरूर 2 नंबर आपको मिल सकते हैं, अच्छे से आप लिखेंगे तो। सोमत में एक अच्छा रहता है कि आपके नंबर नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत बच्चे अटेंड ही नहीं करते। ऐसे नहीं बिल्कुल करना है, वो कंपलसरी आप अटेंड करेंगे तो आपको जरूर नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन का आंसर है। बाकी क्या रहता है, संजाल पूर्ण करेंगे, उसमें अगर एक आध शब्द गलत रह गया तो वो गलत रहता है, उसमें नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन इसको अगर सोमत को निबंध की तरह लिखेंगे तो जरूर एग्जामिनर 2 की जगह 1 तो 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से लिखा है तो 2 नंबर भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। धन्यवाद मैडम, आपका हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। ओके, थैंक यू सर। बच्चों ऐसे ही ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन होना और अच्छे से पढ़ाई करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं अगले मंगलवार को। चलो बाय।